हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बायोगैस प्रोडक्शन। देखिए, बायोगैस का जो प्रोडक्शन है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो बायोगैस होता है वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। एक कई सारी गैसेस का वो मिक्सचर होता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहता है मीथेन का। 50 से 70% मीथेन पाई जाती है बायोगैस में। उसके अलावा CO2, कुछ परसेंटेज में नाइट्रोजन और कुछ मात्रा हाइड्रोजन सल्फाइड की भी होती है बायोगैस में। ये जो बायोगैस होता है वो एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और चूंकि एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट का काम है। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये जो बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है तो इसका ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ऑर्गेनिक चीज़ों से इसका प्रोडक्शन किया जाता है और इसी और एनएरोबिक डाइजेशन करवाया जाता है। मतलब जो ऑर्गेनिक चीज़ों का डिग्रेडेशन करवाया जाता है वो एनएरोबिक तरीके से कराया जाता है। ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है वहाँ पे और इस तरीके से बायोगैस बनती है। ठीक। बायोगैस प्रोडक्शन बायोगैस प्लांट में किया जाता है और एनएरोबिक तरीके से किया जाता है। इंग्रेडिएंट क्या होता है बायोगैस का? तो ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम बायोगैस है। एक तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि हम इसमें ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं उनसे क्या करते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक। तो कोई भी हमारे पास मान लीजिए ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उसको हम ऐसे ही जाके लैंड फिलिंग कर दें या ऐसे ही डिस्पोज कर दें तो उससे अच्छा है कि हम उससे कुछ एनर्जी प्रोडक्शन करवा दें। और हमारे पास उस एनर्जी प्रोडक्शन से क्या होगा, एक तो जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी है वो कम होगी। इसके अलावा जो भी डिफरेंट पर्पसेस है, ऑलमोस्ट हर चीज़ में एनर्जी चाहिए है तो उसके लिए वो भी हमारी जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। तो बायोगैस एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एक बहुत बढ़िया सोर्स है हमारे पास। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं आज क्या होता है। तो सबसे पहले बायोगैस की बात करते हैं। तो बायोगैस क्या है? एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और कैसे प्रोड्यूस होता है? तो प्रोड्यूस थ्रू द एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स की अनएरोबिक डाइजेशन के द्वारा बायोगैस प्रोड्यूस होती है। इट इज़ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में अदर गैसेस भी होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन। ठीक, इन्हीं पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट वेयर माइक्रोऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग गैसेज एज बाई प्रोडक्ट। तो बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, ओपन एनवायरनमेंट में नहीं होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है और वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं वही ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और बाई प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करते हैं। ठीक, उनके ब्रेक डाउन से ही क्या है, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में गैसेस रिलीज़ होती हैं और उन गैसेस को, क्योंकि वो यूज़फुल गैसेस हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुई बायोगैस के बारे में बात। अब बायोगैस, जो एक टिपिकल बायोगैस प्लांट है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, क्या कहते हैं, इनलेट सिस्टम कह सकते हैं। जो इन्फ्लुएंट होता है, जो चीज़ भी हमारा मटेरियल है जो हम इसमें डालना चाहते हैं जिससे बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है वहाँ से किया जाता है। जैसे यहाँ पे डंग और वाटर लिया गया है। डंग से बनाया जाता है ना बायोगैस, तो डंग और वाटर लिया गया और स्लरी बना दी जाती है और ये होता है इनलेट। यहाँ से अब नीचे इस डाइजेस्टर में, ये डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर में वो आ जाएगा स्लरी या फिर जो भी हम ऑर्गेनिक मटेरियल ले रहे हैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने से गैसेस रिलीज होती हैं। अब वो गैसेस यहाँ पे, ये गैस होल्डर होता है, यहाँ पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये उन्हीं गैसेस को वो स्टोर करते हैं। मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, ये गैसेस यहाँ ऊपर गई। ठीक है, तो यहाँ पे गैस होल्डर होता है, ये गैसेस को स्टोर करता है और फिर उन गैसेस को जब ज़रूरत हो तो यहाँ से निकाल लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो, अब देखिए, जो चीज़ें ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड हो चुकी है, ब्रेक डाउन हो चुका है, वो गैसेस के माध्यम से यहाँ निकल जाएंगी और जो चीज़ बच जाता है, जो कह सकते हैं जो स्लज होता है या फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसको यहाँ से निकाल लिया जाता है स्लज के फॉर्म में। अब इसको मैन्यूर के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी वो बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये एक टिपिकल बायोगैस प्लांट होता है। एक और डायग्राम है बायोगैस का। तो देखिए, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, बस थोड़ा और भी अगर आप देखेंगे गूगल पे इमेजेस तो और भी आपको अलग अलग तरह की बायोगैस
का डायग्राम मिलेगा, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है सब में। जैसे यहाँ पे भी ये जो है मिक्सिंग टैंक है, इन्फ्लुएंट है, मतलब यहाँ पे जिस मटेरियल से हम बायोगैस प्रोडक्शन करना चाहते हैं ये वो उसको यहाँ पे डालेंगे, मिक्स करेंगे उसको। उसके बाद ये इनलेट है, यहाँ से नीचे आएगा और डाइजेस्टर टैंक में आ जाएगा। अब डाइजेस्टर टैंक के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, गैस होल्डर टैंक होता है। गैस होल्डर टैंक में जो डाइजेशन के बाद, ब्रेकडाउन के बाद जो गैसेज रिलीज हुई हैं, बनी हैं, वो यहाँ पे स्टोर रहती हैं, और अगर निकालना हो तो ये बायोगैस का आउटलेट होता है, यहाँ से निकाला जा सकता है। उसके बाद ये एफ्लुएंट होता है या फिर आउटलेट टैंक होता है। तो ये क्या है, बेसिक हमारा बायोगैस प्लांट जो होता है, यहीं पे बायोगैस प्रोडक्शन होता है, उसका डायग्राम है। अब बात करते हैं, सेम यही चीज़ें जो यहाँ पे लिखा गया है तो वर्ड्स के फॉर्म में है कि क्या क्या चीज़ें बायोगैस प्लांट में मौजूद रहती हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इनलेट फीड सिस्टम होता है, ठीक है, इनलेट फीड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ यूज टू फीड ऑर्गेनिक फीड स्टॉक। ऑर्गेनिक फीड स्टॉक मतलब जिस चीज़ से हम बनाना चाहते हैं ऑर्गेनिक, सॉरी, बायोगैस प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसका वो है फीड स्टॉक होता है। तो ये जो सिस्टम होता है वो किस लिए होता है, ऑर्गेनिक फीड स्टॉक को वहाँ पे डालने के लिए होता है। सच एज क्या क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, फूड वेस्ट, मैन्यूर, इन सारी चीज़ों को डाइजेस्टर में डालते हैं हम इसी के द्वारा, इसी की मदद से, ठीक है। उसके बाद होता है एनाएरोबिक डाइजेस्टर। तो डाइजेस्टर क्या होता है, इट इज़ द हार्ट ऑफ द बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट का ये जो मेन सेंटर है, हार्ट है, वेयर एनारोबिक डाइजेशन टेक्स प्लेस, और यहीं पे एनारोबिक डाइजेशन होता है। ये क्या होता है, एक सील्ड कंटेनर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई खुला नहीं होता, सील्ड कंटेनर होता है ये। और वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर टू प्रोड्यूस बायोगैस, और यहीं पे क्या करते हैं, इसी डाइजेस्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद होता है गैस स्टोरेज, या जो हम देख रहे थे वो क्या, गैस होल्डर, गैस स्टोरेज वही चीज़ है, ठीक। तो देखिए, द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द डाइजेस्टर इज स्टोर्ड इन अ गैस होल्डर और स्टोरेज टैंक। तो जो बायोगैस प्रोड्यूस होती है डाइजेस्टर में, वो कहाँ स्टोर होती है, गैस होल्डर में या फिर स्टोरेज टैंक में, उसको हम क्या कहते हैं, गैस स्टोरेज कहते हैं। और दिस स्टोरेज अलाउज फॉर द कलेक्शन एंड यूज ऑफ बायोगैस एज नीडेड। और यही जो स्टोरेज सिस्टम है तो वो क्या करते हैं, हम उस पर कलेक्ट कर सकते हैं बायोगैस को, मतलब कलेक्ट करते ही हैं, और जब ज़रूरत हो तो बायोगैस को वो बायोगैस आउटफ्लो के माध्यम से, आउटलेट के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा तीसरा कंपोनेंट हुआ। उसके बाद गैस क्लींजिंग सिस्टम होता है। तो जो बायोगैस बनती है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब जो चीज़ मेन है उसके अलावा भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, मॉइस्चर और अदर कुछ कंटामिनेंट होते हैं और कुछ पॉल्यूटेंट होते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए गैस क्लिनजिंग सिस्टम होता है। तो ये क्या करता है, दिस इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द बायोगैस एंड प्रिवेंट्स डैमेज टू द डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट। और ये इंश्योर करता है कि जो बायोगैस की क्वालिटी है वो बढ़िया रहे, और जो भी इक्विपमेंट है वो भी सही से रहे। अगर मान लीजिए जो बायोगैस बनी है उसमें कुछ हार्मफुल चीज़ हो तो जो इक्विपमेंट है वो उसको भी ख़राब कर सकता है। इसीलिए गैस क्लीनिंग सिस्टम भी रहता है बायोगैस प्लांट में, ताकि उस बायोगैस जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव किया जा सके, ठीक है। उसके बाद गैस यूटिलाइजेशन सिस्टम होता है। तो जो बायोगैस बनी है, जो क्लीन्ड बायोगैस है, उसको अलग अलग पर्पजेज़ के लिए अब यूज़ किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और व्हीकल फ्यूल के लिए भी यूज़ किया जाता है बायोगैस का। द गैस यूटिलाइजेशन सिस्टम इंक्लूड्स इक्विपमेंट सच एज गैस इंजन, टर्बाइंस और बॉयलर्स। तो ये जो गैस यूटिलाइजेशन सिस्टम है जिसके माध्यम से हम जो बायोगैस बनी है उसका यूज़ करते हैं, तो वो क्या क्या हो सकता है, गैस इंजन्स हो सकती हैं, टर्बाइंस हो सकते हैं, बॉयलर्स हो सकते हैं। तो ये सब गैस यूटिलाइजेशन सिस्टम होते हैं, ठीक। उसके अलावा डाइजेस्टेड, स्टोरेज और हैंडलिंग। तो आफ्टर डाइजेशन द रिमेनिंग मटेरियल कॉल्ड डाइजेस्टेड। तो जब जो भी ऑर्गेनिक मैटर हम डाइजेस्टर में डालते हैं तो जिसका डाइजेशन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, बायोगैस बन जाती है। लेकिन उसके अलावा जो मटेरियल बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टेड कहते हैं। और ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसीलिए हम इसको एक फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो डाइजेस्टेड होता है वो स्टोर किया जा सकता है, फर्दर प्रोसेसिंग की जा सकती है अगर उसमें कुछ प्रोसेसिंग की ज़रूरत है तो, यूज़ करने से पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना हमारा एफ्लुएंट, ये चीज़, ये या फिर ये वाला। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हुए कि बायोगैस प्लांट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस का, कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस तो जैसे हमने देखा ना कि हाँ, इनलेट के माध्यम से आएगा, डाइजेस्टेट में आएगा, उसके बाद क्या होगा,
डाइजेशन होगा, वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, फिर बायोगैस बन जाएगी और गैस स्टोरेज सिस्टम ही स्टोर रहेगी। लेकिन ये तो प्रोसेस हुआ, लेकिन रिएक्शन क्या चलता रहता है, किस वजह से, मतलब क्या क्या रिएक्शन होती हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल हम उसमें डालते हैं तो उसका बायोगैस बन जाता है। तो देखिए क्या इसमें 4 रिएक्शंस होती है, स्टेप्स रहते हैं। हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस, एसिटोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस, ये 4 रिएक्शन से 4 स्टेप हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक मैटर इनलेट सिस्टम के द्वारा डाइजेस्टर में डाला। अब सबसे पहले क्या होता है, वहाँ पे जो माइक्रोब्स मौजूद होते हैं, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया जो मौजूद है अगर, तो वो क्या करती है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपलर यूनिट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में, उसको सिंपल यूनिट्स में तोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। तो सबसे पहले शुगर्स और एमिनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो शुगर्स और एमिनो एसिड में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के दौरान, हाइड्रोलिसिस स्टेप के दौरान जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो शुगर्स और एमिनो एसिड्स में टूट जाता है। मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है, जैसे कि शुगर्स और एमिनो एसिड्स। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, स्टेप होता है। उसके बाद क्या होता है, जो शुगर्स और एमिनो एसिड्स हैं जिनका ब्रेकडाउन हुआ है वो अब एसिडोजेनेसिस, जेनेटिक जो बैक्टीरिया है, एसिडोजेनिक बैक्टीरियाज, उनके माध्यम से जो शुगर्स और एमिनो एसिड्स हैं वो वोलेटाइल फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, वोलेटाइल फैटी एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम एसिडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब वोलेटाइल फैटी एसिड और अल्कोहल जो बन गया है वो अब एसिटोजेनेसिस, जो एसिडोजेनिक बैक्टीरियाज होती हैं उनके माध्यम से एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और CO2 में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एसिटिक एसिड और CO2 जो भी कन्वर्ट हुआ है उसको जेनिक बैक्टीरिया मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा CH4 CO2 में बदल देती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा CH4 का होता है, तो ये अब हमारा बायोगैस बन गया है। उसके अलावा CO2 होता है, कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, तो ये हमारा बायोगैस बन चुका है। ठीक, तो ये पूरा स्टेप चलता रहता है, बायोगैस प्रोडक्शन ऐसे होता है, रिएक्शन ये चलती रहती है। एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि आपने ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल था वो मैटर बायोगैस पावर प्लांट में डाला गया। अब होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सबसे पहले उसका हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस के दौरान वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सिंपलर सबस्टांसेस में ब्रेक डाउन उसका होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले वो ऑर्गेनिक मैटर शुगर्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस के दौरान जो शुगर्स और अमीनो एसिड्स होते हैं वो वोलेटाइल फैटी एसिड्स में, अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एसिटोजेनेसिस। ये होता है एसिडोजेनेसिस के दौरान। उसके बाद होता है एसिटोजेनेसिस। तो एसिटोजेनेसिस में जो वोलेटाइल फैटी एसिड और अल्कोहल अब बन चुका है वो अब एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद मिथेनोजेनेसिस रिएक्शन के दौरान यही चीज़ अब बायोगैस बन जाती है, CH4 CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पूरा रिएक्शन हमारा चलता रहता है, और इसी रिएक्शन से क्या होता है, हमारा बायोगैस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम जो स्टेप वाइज है, एक-एक स्टेप के माध्यम से देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला क्या होता है, फीड स्टॉक प्रिपरेशन। जो फीड स्टॉक मतलब जिस चीज़ से आप बनाना चाहते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी कार्बन कंटेनिंग मैटर है, वो हमारा फीड स्टॉक होता है। तो फीड स्टॉक प्रिपरेशन सबसे पहले तैयार किया जाता है फीड स्टॉक को। तो इसमें क्या किया जाता है, अलग-अलग जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल रेसिड्यू हो गया, फूड वेस्ट हो गया, एनिमल मैन्यूर हो गया, या फिर सीवेज स्लज हो गया, मतलब जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है इनको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उनको डाइजेशन के लिए तैयार किया जाता है। अब इसमें तैयारी में क्या की जाती है कि अब ये सारे हो सकते हैं कि बहुत बड़े-बड़े साइज़ के हों, अनइवन साइज़ के हैं, तो इनको श्रेडिंग की जाती है, चॉपिंग की जाती है, छोटे-छोटे पार्टिकल्स में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, छोटे-छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए और डाइजेशन फास्टर हो। ठीक है, और कोई चीज़ इतनी बड़ी है, कोई चीज़ इतनी छोटी है, तो इसका अच्छे से हो जाएगा, छोटा जो पार्टिकल है जल्दी-जल्दी डाइजेशन होगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, फीड स्टॉक प्रिपरेशन किया जाता है। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, मैटर है, उसकी श्रेडिंग या फिर चॉपिंग कर दी जाती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए।
ठीक है, तो हमारा फीड स्टॉक प्रिपरेशन हो गया। दूसरा स्टेप फिर क्या होता है, एनारोबिक डाइजेशन होता है। तो फीड स्टॉक जब प्रिपेयर हो गया तो हम क्या कर देते हैं, इनलेट के माध्यम से इस डाइजेस्टर में डाल देते हैं, भेज देते हैं। ठीक, तो अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन होगा। तो द प्रिपेयर्ड फीड स्टॉक इज फेड इनटू एनारोबिक डाइजेस्टर विच इज अ सील्ड कंटेनर वेयर एनारोबिक डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो जो प्रिपेयर्ड फीड स्टॉक है उसको एनारोबिक डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है, और एनारोबिक डाइजेस्टर एक सील्ड कंटेनर होता है। ठीक है, और वहीं पे एनारोबिक डाइजेशन होती है। एनारोबिक डाइजेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बायोगैस एज बाई प्रोडक्ट। तो एनारोबिक डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, वो भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इसीलिए एनारोबिक है। और बायोगैस को एज अ बाई प्रोडक्ट वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जो रिएक्शन होता है वो हमने देखा अभी, तो वो चीज़ अब यहाँ पे आएगी। तो डाइजेशन तो शुरू हो गया, तो अब उसमें क्या होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। तो इनसाइड द एनारोबिक डाइजेस्टर अ कॉम्प्लेक्स माइक्रोबियल कम्युनिटी ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिक मैटर थ्रू सेवरल स्टेजेस। तो जो एनारोबिक डाइजेस्टर होता है उसमें क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स माइक्रोबियल कम्युनिटी मौजूद होती है, और वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, और बायोगैस बनाएगी। तो इसमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेजेस आती हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। तो इसमें क्या होता है, complex organic molecules are broken down into simpler compound such as sugars and amino acid। तो जो सबसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है, जैसे कि शुगर्स और एमिनो एसिड, और ये होता है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान। उसके बाद होता है एसिडोजेनेसिस। तो जो एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होती है वो जो सिंपलर कंपाउंड्स हैं जैसे कि शुगर्स और एमिनो एसिड्स, अब उनको फैटी वोलेटाइल फैटी एसिड्स में और अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, ये दूसरा स्टेप होता है। उसके बाद एसिटोजेनेसिस होता है। तो जो एसिटोजेनिक बैक्टीरिया होती है जो एसिटोजेनेसिस कराती हैं, वो फर्दर जो वोलेटाइल फैटी एसिड और अल्कोहल बन चुका है, अब उसको एसिटिक एसिड में, हाइड्रोजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर देंगी। ठीक, उसके बाद मिथैनोजेनेसिस होता है। तो जो मिथैनोजेनिक आर्किया है, बैक्टीरिया है, वो क्या करती हैं, जो एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑर्गेनिक मैटर अब बदल चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है उसका, अब उसको मीथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर देंगी। ठीक है, और अब हमारा बायोगैस बन गया। ठीक है, अब बायोगैस बन गया तो क्या होगा, बायोगैस कलेक्शन होगा। तो the biogas produced during the anaerobic digestion is collected in the digester's gas space। तो जो बायोगैस बना है अभी एनारोबिक डाइजेशन के दौरान, उसको जो डाइजेस्टर का गैस स्पेस है, मतलब जो गैस स्टोरेज टैंक है या होल्डर है, वहाँ पे उसको स्टोर किया जाएगा। अब कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो बायोगैस अभी बनी है तो वो क्या होती है, टिपिकली वेरीज बट टिपिकली, मतलब अलग अलग क्वांटिटी की हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मली होता है तो उसमें 50 से 70% मीथेन होती है, 30 से 50% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कुछ मात्रा में और गैसेस होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये बायोगैस का कॉम्पोजिशन है। अब बायोगैस बन भी चुकी है, उसको कलेक्ट भी कर लिया जा चुका है, तो अब उसका क्या किया जाएगा, अब उसका यूज़ किया जाएगा। तो अब क्या होगा, बायोगैस यूटिलाइजेशन होगा। तो द कलेक्टेड बायोगैस कैन बी यूज्ड एज अ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। तो जो अब बायोगैस को कलेक्ट कर लिया गया तो हम उसको अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि पहला है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हम यूज़ कर सकते हैं उस बायोगैस का। तो बायोगैस कैन बी बर्न्ड इन अ गैस टरबाइन और इंजन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बायोगैस बनी है उसको गैस टरबाइन में या फिर इंजन में बर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल है कि हीट प्रोडक्शन में, तो बायोगैस को क्या किया, बॉयलर में या फिर फर्नेस में बर्न करके हम हीट को यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे भी हीट का ज़रूरत है जिन भी प्रोसेसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीकल फ्यूल में हम यूज़ करते हैं बायोगैस का। तो बायोगैस कैन बी अपग्रेडेड टू बायोमीथेन एंड यूज्ड एज अ रीन्यूएबल फ्यूल फॉर व्हीकल्स। ठीक, उसके अलावा कंबाइंड हीट एंड पावर, तो इसमें क्या है कि बायोगैस कैन बी यूज्ड इन अ कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम टू साइमल्टेनियसली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो इस सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को साथ साथ जनरेट किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम बायोगैस जो हमारी प्रोड्यूस हुई है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, बायोगैस यूटिलाइजेशन। तो हमारा तो बायोगैस बन गया है, हमको उसे यूटिलाइज़ भी कर लिया। अब जो डाइजेस्टेड बचा हुआ है, जो डिग्रेड नहीं हुआ था, जो चीज़ बची हुई है उसको भी तो हैंडल करना है। तो आफ्टर डाइजेशन द रिमेनिंग मटेरियल कॉल्ड डाइजेस्टेड
डाइजेस्टेट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर और सॉइल अमेंडमेंट। तो जो चीज़ बची हुई है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉइल अमेंडमेंट मतलब सॉइल में हम उसको डाल के उसकी जो भी स्टेटस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा हमारा प्रोसेस हो गया बायोगैस प्रोडक्शन का। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम कि बायोगैस का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि जो बायोगैस होती है वो एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो फॉसिल फ्यूल्स पे जो डिपेंडेंसी है, हम जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड है उसको डिपेंडेंसी को वो कम करेगा। तो फॉसिल फ्यूल्स का थोड़ा उपयोग कम होगा क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है, वो लिमिटेड मात्रा में है। तो ये अच्छी चीज़ है कि ये एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्प्स इन वेस्ट मैनेजमेंट बाय कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू एनर्जी। उसके अलावा फिर से इसका बहुत बढ़िया यूज़ है कि हम इसको वेस्ट मैनेजमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है हम उसको फालतू में ऐसे ही डिस्पोज करने के बजाय क्या कर सकते हैं, उससे एनर्जी प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो ये किसका एडवांटेज है। उसके अलावा रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड मिटिगेट्स क्लाइमेट चेंज। ये ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को कम करता है। जैसे अब डायरेक्ट जैसे काऊ डंग केक बनाया जाता है तो उसका एक फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। जब उसको जलाया जाता है तो ज़्यादा मात्रा में CO2 वगैरह जो गैसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं और डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। ठीक, तो वो CO2 का जो एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, बायोगैस में हम और ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होता है और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा तो हम क्लाइमेट चेंज को भी थोड़ा कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद है कि प्रोवाइड्स अ डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशन फॉर अ रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में एनर्जी सोर्स का एक ज़रिया हो सकता है, ये एनर्जी सोर्स हो सकता है बायोगैस। उसके बाद है कैन बी यूज़ फॉर वेरियस पर्पजेज़ लाइक कुकिंग, हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब बायोगैस को हम अलग अलग पर्पजेज़ में यूज़ कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन में हमने देखा कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, व्हीकल फ्यूल के लिए, हीट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ये सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसेस न्यूट्रिएंट रिच डाइजेस्टिव दैट कैन बी यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और जो चीज़ बच जाती है वो न्यूट्रिएंट रिच होती है तो डाइजेस्टेट के तौर पे जो डाइजेस्टेट होता है हम उसको फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और सॉइल की हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि बायोगैस की एडवांटेज तो है तो डिसएडवांटेज क्या-क्या है। तो सबसे पहला है कि रिक्वायर अ कांस्टेंट बायोगैस प्रोडक्शन का ये एक्चुअली हम कहेंगे कि क्या है। तो रिक्वायर्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू मेंटेन बायोगैस प्रोडक्शन। अब बायोगैस प्रोडक्शन हम करना चाहते हैं तो हमें कांस्टेंट सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है, बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट का या ऑर्गेनिक मटेरियल जिससे भी हम बनाना चाहते हैं। तो ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एकदम पड़ा हुआ है ऑर्गेनिक वेस्ट तो खैर जनरेट होता ही है। तभी भी मान लीजिए कोई प्लांट है और वहाँ पे हम बायोगैस प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे अब आपको एक कांस्टेंट सप्लाई देनी पड़ेगी। तो हो सकता है वो अवेलेबल ना हो तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है इसका। उसके अलावा इनिशियल सेटअप कॉस्ट कैन बी हाई मेकिंग इट लेस एक्सेसिबल फॉर सम कम्युनिटीज़। तो इनिशियल जो सेटअप करना चाहता है अगर कोई बायोगैस प्लांट तो हो सकता है कि शुरुआती जो स्टेप है उसका थोड़ा महंगा हो, कॉस्टली हो। तो जो छोटे कम्युनिटीज़ हैं तो वहाँ पे शायद इसको सेटअप ना किया जा सके। उसके अलावा नेक्स्ट है रिक्वायर्स प्रॉपर मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग टू एंश्योर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको प्रॉपर मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। उसको हमेशा मॉनिटर करते रहना है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक, तो ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद बायोगैस प्रोडक्शन कैन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड फीड स्टॉक कॉम्पोजिशन। तो जो बायोगैस प्रोडक्शन का मतलब बायोगैस जो प्रोडक्शन हो रही है तो वो टेम्परेचर और फीड स्टॉक के कॉम्पोजिशन से अफेक्ट हो सकती है। अगर टेम्परेचर सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है तो अच्छे से बायोगैस प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। जो फीड स्टॉक है मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल आप डाल रहे हैं बनाने के लिए तो उसका अगर कॉम्पोजिशन भी अगर उसमें बहुत कुछ अनसूटेबल चीज़ें हैं तभी भी ये जो प्रोडक्शन है वो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद है बायोगैस प्लांट में एमिट ऑर्डर्स एंड रिक्वायर प्रॉपर ऑर्डर कंट्रोल मेजर्स। तो जो बायोगैस प्लांट होते हैं तो वहाँ से अनप्लीजेंट स्मेल आती है, बदबू आती है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से उनको मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके अलावा बायोगैस प्रोडक्शन कैन बी लिमिटेड बाय द अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ फीड स्टॉक। तो जो जैसे ये तो पहला पॉइंट में यही हो गया कि जो फीड स्टॉक है उसकी अवेलेबिलिटी और जो क्वालिटी है फीड स्टॉक की वो लिमिटेड है, ठीक है। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस हैं बायोगैस या बायोगैस प्रोडक्शन के।
ये चीज़ सेम वही जो हमने देखा है प्रोसेस वही है कि ऑर्गेनिक मैटर पहले शुगर में होता है, उसके बाद एसिडोजेनेसिस फिर मिथानोजेनेसिस। तो ये पूरा हमारा जो बायोगैस प्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।